यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित है। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी लोग? सो भैया आज का लेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। सर बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन्होंने अपनी जो फाइल बनाई होगी वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बनाई होगी। यस और नो? यस और नो? बनाई है ना अपनी फाइल प्रिंसिपल्स के ऊपर? तो भैया ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम को ही कवर नहीं करेगी, ये वीडियो आपके वाइवा और आपके प्रैक्टिकल को भी कवर कर रही होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का लेक्चर भी उससे भी ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ओके चलिए सर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं आज के? सबसे पहला है जी मीनिंग। सबसे पहले मतलब खत्म करेंगे, क्या मतलब होता है भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद उसकी डेफिनेशन देख रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, फिर हेनरी फ्योल साहब द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर जी ने दिए थे हम वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है 7 टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर एंड साथ ही साथ बाल को प्रिंसिपल्स के फीचर्स और प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एक ही लेक्चर में गाइस हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो विश्वास रखना, क्योंकि आपके विश्वास को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताओ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? सर लोगों को और चीजों को मैनेज करना हमने हमने मैनेजमेंट पढ़ा था। यस और नो? सर लोगों को और चीजों को मैनेज करना होता है सर मैनेजमेंट। और जब लोगों को और चीजों को मैनेज करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाए उसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि भैया लोगों को ऐसे मैनेज कर, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि चीजों को ऐसे मैनेज करो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि गूगल मैप भी तो आपको गाइड करता है ना कि कैसे कैसे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। सिमिलरली प्रिंसिपल्स भी आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे कैसे करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस। ठीक है जी, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जी? सब प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस। क्या मतलब होता है जी? गाइडलाइंस। किसके लिए? मैनेज करने के लिए। किसको मैनेज करना है? लोगों को और चीजों को। लोगों को और चीजों को मैनेज करने के लिए जब हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये रही भैया डेफिनेशन आप लोगों की तैयार। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। सर मैनेजमेंट की जो भी डिसीजंस हैं, उन मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए हम लोग जो भी गाइडलाइंस हमारे पास होती हैं, दोज गाइडलाइंस आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना। मैनेजरियल डिसीजन होता है गाइस लोगों को चीजों को मैनेज करना। मैनेजरियल डिसीजन होता है इन चीजों को डिसीजन लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये प्रिंसिपल्स किसने दिए? तो प्रिंसिपल्स जो है गाइस गिवन बाय 2 पर्सनालिटीज। ठीक है, तो भैया एक हमारे हेनरी फ्योल साहब जी हैं जिनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सर एक है हमारे हेनरी फ्योल जी, और दूसरे हैं जी एफडब्ल्यू टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो एक है हेनरी फ्योल, दूसरे हैं एफडब्ल्यू टेलर। सर एक है हेनरी फ्योल, दूसरे हैं एफडब्ल्यू टेलर। ठीक है जी, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं जी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होते हैं। सर क्या होते हैं जी? गाइडलाइंस होते हैं। किसके लिए? मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। तो जब भी हम लोग मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं ना, तो मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए हमारे पास जो भी गाइडलाइंस होती हैं, दोज गाइडलाइंस आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये दो लोगों ने दिए, 2 पर्सनालिटीज ने दी हैं। एक दी है सर हेनरी फ्योल साहब ने और दूसरी दी है जी एफडब्ल्यू टेलर साहब ने। एक दिया है गाइस हेनरी फ्योल जी ने, दूसरा दिया है सर एफडब्ल्यू टेलर जी ने। पूरा नाम एमसीक्यू में वाइवा में क्वेश्चन आता है,
व्हाट इज द फुल नेम ऑफ FW टेलर? तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्या बोलोगे मेरे भाई? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले बाल को हेनरी फ्योल साहब जी के बारे में जानते हैं। पेपर में आजकल पिक्चोरियल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको पहचानने को भी आ सकता है, इसलिए फोटो ध्यान से देख लेना कि जो दाढ़ी वाले जो हैं ये कौन है जी? ये हमारे हेनरी फ्योल साहब। ठीक है, अच्छा जी। हेनरी फ्योल साहब को किस नाम से पॉपुलर थे? हेनरी फ्योल साहब जो थे बाल को फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, ओके सर, क्यों पॉपुलर है जानते हैं एक बार हेनरी फ्योल साहब के बारे में? सर वाइवा के क्वेश्चन है, वाइवा में आता है इसके बारे में क्वेश्चन कई सारे। ठीक है, तो समझते हैं मेरे भाई क्या है। तो पहला सर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते थे, और क्या बोलते थे सर? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और सिंपली फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट गाइस। ठीक है जी, ये जो है आपके सामने बाल को दिख रहा है। अब इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें, इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है जी? हमारे पास दो ऑप्शन है सर। पहला मतलब कि उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा क्यों मिला? दो रीजंस की वजह से उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा क्यों मिला मेरे भाई? दो रीजंस की वजह से मिला सर। पहला रीजन कि मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, 5 में से 4 इकलौते इन्होंने दे दिए। सर जी मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन थे, 5 में से 4 सिर्फ हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं। सर पोस्ट डीसी था ना, पोस्ट डीसी में से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 में से 4 फंक्शन इकलौते इन्होंने ही दे दिए हैं, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने गाइस 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो सर 4 फंक्शंस दिए और 14 प्रिंसिपल्स दिए। इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमने इन्हें टाइटल दे दिया क्या? फादर ऑफ मैनेजमेंट का। इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमने इन्हें टाइटल दे दिया क्या सर? फादर ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, डन एवरीवन से यस और नो? डन है क्या? चलिए सर बात करते हैं सर बर्थ प्लेस की। तो जन्म कहां पर हुआ जिनका, बताओ कोई? सर ही वाज बोर्न इन फ्रांस। कहां पर जन्म हुआ मेरे भाई? इनका जन्म मेरे बाल को फ्रांस में हुआ। बर्थ प्लेस जो है वो क्या है? फ्रांस है। ठीक है जी। और सर बाय प्रोफेशन कौन थे? तो बाय प्रोफेशन ये माइनिंग इंजीनियर थे जी, कोयले की खदान में इंजीनियर थे। सो बाय प्रोफेशन ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, जन्म 1841 में हुआ, 1841, डेथ 1925 में हो गई। ठीक है जी, 1841 में जन्म हुआ, 1925 में डेथ हो गई। सर याद करना है क्या? बिल्कुल करना है, वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, आ जाओ सर। अब सर इन्होंने कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, एक बार इन 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। सर पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना। दूसरा सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद स्केलर चेन। उसके बाद ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव और एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। तो ये थे बाल को हमारे क्या सारे के सारे 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं गाइस। सर डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि यार एक जो पूरा काम होता है ना, टोटल वर्क, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, सर डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे भाई? डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए गाइस। ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल वर्क, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बाल को द टोटल वर्क
should be divided into smaller parts. ठीक है जी, into smaller parts known as task. क्या बोलते हैं सर? टास्क या जॉब बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज टास्क एंड वी शुड असाइन अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क नॉट द होल वर्क टू अ सिंगल पर्सन। सर हमें क्या करना है जी? हमें एक इंसान को पूरे काम का एक छोटा सा पार्ट असाइन करना है, ना कि पूरा काम असाइन करना है, ठीक है जी। इससे फायदा क्या होगा जी? डिवीजन ऑफ वर्क करने से काम को डिवाइड करेंगे तो हमें एक फायदा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं जी? स्पेशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। सर कैसे? अब आप बताओ कि अगर अगर अब जो इंसान बैंक में है, बैंक में जो इंसान पैसे गिन के रख रहा है तो वो सिर्फ पैसे गिन के रख ही रहा है, एक इंसान पैसे गिन के दे रहा है तो पैसे गिन के दे रहा है, तो जो जिस इंसान का पैसे गिन के रखने का है ना, तो वो गिन के रखने में एक्सपर्ट होगा, स्पेशलिस्ट होगा। जो इंसान पैसे गिन के दे रहा है ना, वो पैसे गिन के देने में स्पेशलिस्ट होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि टोटल वर्क को हमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है जी, ओके। एंड हमें एक बंदे को टोटल वर्क नहीं देना, हमें एक बंदे को टोटल वर्क का एक छोटा सा टास्क देना है, ठीक है जी। फायदा क्या मिलेगा? स्पेशलाइजेशन मिलेगा। पढ़ के देखते हैं सर। सर डिवीजन ऑफ वर्क इंप्लाइज दैट, देखो वही लिखा हुआ, होल वर्क, टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सर उसे स्मॉल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है जी। एंड ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को असाइन अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क नॉट द होल वर्क। हमें क्या करना है जी? टोटल वर्क का उसे एक पार्ट असाइन करना है, ना कि पूरा काम, ठीक है। डन है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं सर। अ बैंक इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशंस लाइक कैश कलेक्शन। सर एक जो बैंक होता है वो क्या करता है सर जी? कैश कलेक्शन करता है जी, कैश पेमेंट करता है सर जी, ठीक है जी, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा ये सब चीजें करते हैं। सो अ बैंक इन्वॉल्व बहुत सारे ऑपरेशन, अ बैंक इन्वॉल्व बहुत सारे ऑपरेशन लाइक कैश कलेक्शन, कैश पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। डन है? जल्दी बताओ, क्लियर है क्या? तो हमने क्या कर रखा है? बैंक के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है, इसीलिए हमें फायदा क्या मिलता है जी डिवीजन ऑफ वर्क करने से? सर जो पॉजिटिव इफेक्ट है जी वो स्पेशलाइजेशन है, हमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी, हमें बेटर प्रोडक्टिविटी मिलेगी सर, ठीक है। तो हमारी कंपनी की स्पेशलाइजेशन अच्छी हो जाएगी, हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी गाइस, ठीक है। डन है क्या? हाँ जी, डन है क्या? चलिए गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। वायलेटिंग इफेक्ट, अगर हमने ये प्रिंसिपल तोड़ दिया, कहीं अगर हम लोग ये डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल तोड़ देंगे तो क्या होगा जी? हमारी कंपनी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी जी, हमारी कंपनी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब अगर आप चाहो तो ये मिल सकते हो क्या? लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, हमारी कंपनी की स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, और साथ ही साथ हमारी कंपनी में वेस्टेज बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें बैलेंस मेंटेन करना है, क्या करना है सर? हम लोगों को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस मेंटेन करना है जी, ठीक है जी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे प्रिंसिपल के अनुसार, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अनुसार हमें क्या करना है जी? दोनों में बैलेंस मेंटेन करना है। सर बैलेंस कैसे? समझो जरा, मैं 3 सिचुएशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सर अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा? अगर अथॉरिटी कम होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा? और अगर अथॉरिटी इज इक्वल टू होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा? ठीक है जी। सो इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देन व्हाट विल हैपन?
If authority is less than responsibility, then what will happen? And if authority is equals to responsibility, then what will happen? ठीक है जी गाइस, डन। चलिए सर शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सर जी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है मेरे भाई पावर। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। अथॉरिटी का मतलब हो गया मेरे भाई पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया मेरे भाई ऑब्लिगेशन। तो अथॉरिटी का मतलब जो होता है पावर। तो पावर अगर ज्यादा है, देखो अथॉरिटी बड़ी होने का मतलब क्या है? आपकी पावर ज्यादा है, आपके पास जिम्मेदारी कम है। तो जब आपके पास पावर ज्यादा होती है और जिम्मेदारी कम होती है तो आप क्या करते हैं सर? सर पावर ज्यादा होगी और जिम्मेदारी कम होगी तो हम पावर का मिसयूज करेंगे सर। क्या करेंगे बाल को? मिसयूज ऑफ पावर। सो मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है तो क्या होगा? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, पावर होगी नहीं, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। और हमारी ऑब्लिगेशन जो है ज्यादा होगी, पावर कम होगी, तो ओवरबर्डन फील होगा। क्या फील होगा मेरे भाई? ओवरबर्डन्ड, ओवरबर्डन्ड, ठीक है जी, स्लैश ओवरबर्डन या फिर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस, इफेक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है जी। डन एवरीवन? डन है क्या? सो क्या रहा मेरे भाई? अगला है, पहला क्लियर हो गया, अथॉरिटी ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिसयूज करेंगे। अगर अथॉरिटी कम पड़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, पावर आपके पास नहीं है, तो आप ओवरबर्डन फील करोगे या फिर काम ही नहीं कर पाओगे, इनइफेक्टिव या इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस हो जाएगी आपकी। तो होना क्या चाहिए गाइस? होना यह चाहिए कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। ओके, क्या फायदा होगा इससे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन of resources and power, optimum utilization of resources and power। तो भैया रिसोर्सेज और पावर में प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइजेशन बाल को हो पाएगा, ठीक है जी। डन है क्या? चलिए सर, फायदा क्या होता है अगर हमने बैलेंस मेंटेन कर लिया? तो क्या फायदा होगा सर? मिसयूज नहीं होगा और इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो पाएगी। सर अगर वायलेट कर दिया हमने प्रिंसिपल, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, तो क्या नुकसान होगा? नुकसान भैया मिसयूज ऑफ पावर और ओवरबर्डन होगा। बताओ जल्दी से, मैंने ऑलरेडी करा दिया कि नहीं करा दिया? ये सब बिल्कुल आग लगा दिया आपने। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर डिसिप्लिन, तो सर डिसिप्लिन क्या होता है? देखो सर, डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑबे करना, साथ साथ कमिटमेंट्स को ऑबे करना। अगर मैंने कमिटमेंट करी है कि आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा, दिवाली आने तो दिवाली पे आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा, और मैंने वो कमिटमेंट करके कमिटमेंट तोड़ दिया, तो ये डिसिप्लिन तोड़ना होता है, ठीक है जी। तो रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर या कमिटमेंट्स को ऑबे करना डिसिप्लिन कहलाता है गाइस, ठीक है जी। सो डिसिप्लिन मींस obey the regulation, commitments, rules and orders, ठीक है जी। obey the regulation, commitments, rules and order। इससे क्या होगा? काम में सिस्टमैटिक तरीके से कंपनी के अंदर काम होगा, ठीक है जी। जल्दी अचीवमेंट होगी गोल्स। अब मान लो डिसिप्लिन मैनर में करेंगे तभी तो जल्दी काम होगा अचीव, है ना। तो हमें डिसिप्लिन मैनर में काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस। सो डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस, और देखो लिखा भी हुआ है, डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस, ओबे करना किसको? रूल्स को, रेगुलेशन को, कमिटमेंट्स को, ठीक है, ताकि कंपनी के अंदर सिस्टमैटिकली काम किया जा सके, सिस्टमैटिकली वर्किंग किया जा सके, ठीक है। तो हर एक काम को सिस्टमैटिकली करने के लिए हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। हर एक काम को सिस्टमैटिकली फॉलो करने के लिए हमें डिसिप्लिन करना पड़ता है। डन। आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सर डिसिप्लिन रहेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होगा हमारी कंपनी में, सिस्टमैटिक मैनर में काम होगा। प्रॉपर वर्किंग या फिर सिस्टमैटिक वर्किंग लिख सकते हैं हम लोग,
सिस्टमैटिक जो है वर्किंग होगा हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। सर नहीं करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो क्योस मिक्सअप हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी और लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब डिसिप्लिन ही नहीं है कंपनी के अंदर, जब डिसिप्लिन नहीं होता तो वेस्टेज ज्यादा होती है। सर क्या होगा जी, वेस्टेज ज्यादा होगी। अब वेस्टेज ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और कंफ्यूजन एंड क्योस, क्योस का मतलब हॉच पॉच, मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलो जी, अगला है जी यूनिटी ऑफ कमांड। सर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है, एनीवन, एनीवन गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कोई बताएगा मेरे को। हाँ जी, सो यूनिटी ऑफ कमांड की बात चल रही थी। सर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है जी। सर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि जब एक सबऑर्डिनेट होता है ना, सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर जो है सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, ताकि वो क्लियर रहे कि उसे करना क्या है, ठीक है। तो जब सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इफ देयर विल बी मोर देन वन सुपीरियर तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी मानू, इसकी मानू या इसकी मानू, ये सुनो, ठीक है। तो होना क्या चाहिए गाइस, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, subordinates should receive orders and instructions from one superior only, from one superior only, ठीक है जी। चलो, so according to this principle every worker should receive order and instruction from one superior only. If a subordinate receive order from more than one superior, he will find extremely difficult to decide as to whom he should obey first, उसे किसकी बात पहले माननी चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है। एग्जांपल बाल को, जैसे मान लो एक मार्केटिंग मैनेजर सेल्समैन को ऑर्डर देता है कि 10% का डिस्काउंट दो, तभी फाइनेंस मैनेजर आ जाता है, बोलता है कि नहीं भैया 5% से ऊपर का डिस्काउंट मत देना वरना कंपनी को लॉस होगा। तो अब सर सेल्समैन कंफ्यूज हो गया ना कि मार्केटिंग मैनेजर की मानू या फाइनेंस मैनेजर की मानू, दोनों सही कह रहे हैं, ठीक है। तो होना क्या चाहिए सर, होना यह चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, ताकि वो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी देरी के काम को कर सकेगा इस, ठीक है। ओके सर, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल का, तो मेरे भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अवॉइड्स कंफ्यूजन, क्लियर रहेगा किसकी बात माननी है, और कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे सुपीरियर्स के बीच में। सुपीरियर्स अपनी बात मनवाने के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं, सुपीरियर्स अपनी बात मनवाने के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला है जी वायलेटिंग इफेक्ट। क्या बोला भाई, मैंने बोला वायलेटिंग इफेक्ट, अगर प्रिंसिपल टूटेगा, हाँ जी गाइस, अगर ये प्रिंसिपल टूट गया तो क्या होगा, तो अगर ये प्रिंसिपल टूट गया तो क्योस एंड कंफ्यूजन होगा, क्योस हॉच पॉच हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, किसकी बात मानू किसकी बात ना मानू, और सर लड़ाइयां होंगी, सुपीरियर्स आपस में लड़ेंगे। अब आ जाओ सर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल पे। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि कंपनी में जितने भी लोग हैं, कंपनी के अंदर बालको जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के एक्शन जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन गाइस, एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, every action in the organization must have same direction। सर कैसे पॉसिबल होगा ये, कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग एक डायरेक्शन में कैसे काम करेंगे, कंपनी के अंदर बालको जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग एक डायरेक्शन में वर्क कैसे करेंगे। तो एक डायरेक्शन में वर्क कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन प्लान, ठीक है जी, वन बॉस फॉर वन प्लान। सर एक प्लान का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, अगर एक प्लान का एक बॉस होगा तो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा गाइस, ठीक है जी। ओके, वन हेड फॉर वन प्लान। चलिए सर पढ़ के देखते हैं जी। सर दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। मैंने बताया था ना, एक बॉस होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, किसका, एक प्लान का, एक प्रोजेक्ट का। एग्जाम्पल बाल को जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में कार और मोटरसाइकिल दोनों बनती हैं, तो कार का अलग हेड होना चाहिए, मोटरसाइकिल का अलग हेड होना चाहिए गाइस, ठीक है जी, तभी यूनिटी ऑफ कमांड होगा, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया वाला प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान,
there should be one boss for one plan, there should be one superior for one project. ठीक है सर, पॉजिटिव इफेक्ट, फायदा क्या होगा इससे कंपनी को? सर जी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दिख रहे थे, हाँ सर, सब लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दिख रहे हैं। साथ साथ सर जी हमारे गोल्स जो है वो गोल्स भी अचीव होंगे। सो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, एवरीवन, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दिखेंगे और हम लोगों के गोल्स अचीव होंगे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगला जी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर जी मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है सर। सर जी कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है, साथ साथ मान लो सर हमने वन हैड वन प्लान नहीं किया तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं दिखेगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं दिखेगी तो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा और गोल को अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो गोल अचीव हो ही नहीं पाएगा। सर जब लोग जो है अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा गाइस। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बालको डायग्राम बना लो, ध्यान से देखना प्लीज। सर डायग्राम से क्या पता लग रहा है? सर डायग्राम से ये पता लग रहा है कि सर एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन डायरेक्शन, जनरल इंटरेस्ट। ठीक है जी, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने लगते हैं सर। समटाइम्स सम पीपल वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला समटाइम्स सम पीपल वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी कुछ लोग कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सर? हमें ऐसे टारगेट गोल जो है सेट करने चाहिए ताकि ये लोग जो है हमारे इंटरेस्ट में मिल जाएं। अब मान लो को बॉर्डर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, सब लोग जंग की तैयारी कर रहे थे, उसमें से एक जो है वो मथुरा दास वो कह रहे थे जी घर छुट्टी मिल जाती। एवरीवन इज प्रिपेयरिंग टुवर्ड वर्किंग टुवर्ड्स द जनरल इंटरेस्ट एंड ही इज फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया प्रायोरिटाइज कर दो इंटरेस्ट को सिंक्रोनाइज कर दो, इंटरेस्ट में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर दो। क्या कर दो? सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टुवर्ड्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट। बाल को ठीक है जी, तो हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ कुछ ऐसा करना है, ऐसा लिंक करना है, टेक्निक टूल्स का इस्तेमाल करना है कि वो लोग भी आके हमारे साथ मिल जाएं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी शुड ट्राई टू सबऑर्डिनेट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू द जनरल इंटरेस्ट राइट्स। ठीक है, पढ़ के देखते हैं इसमें एग्जांपल क्या लिखा है। मान लो भैया एक बंदा है, वो एक कंपनी में परचेज मैनेजर, तो उसने जानबूझकर अपने बड़े भाई की दुकान थी उसकी उसी रॉ मटेरियल की, जानबूझ के उसने अपने बड़े भाई सामान खरीदा इस पेन का, जबकि मार्केट में इसका रॉ मटेरियल सस्ता अवेलेबल है, लेकिन उसने जानबूझ के अपने बड़े भाई से खरीदा सामान 2 रुपए महंगा। इससे उसे इंडिविजुअली तो फायदा हुआ, लेकिन एज अ कंपनी जनरली लॉस हुआ। तो उसने क्या किया? उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट फोकस किया और जनरल इंटरेस्ट को इग्नोर किया। तो हमें ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। तो सर हमें इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट को ना देखते हुए हमें जनरल इंटरेस्ट को देखना चाहिए गाइस, ठीक है। हमें इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट को ना देखते हुए जी हमें हाँ जी जनरल इंटरेस्ट फोकस करना चाहिए, ठीक है। वही सेम एग्जांपल लिखा हुआ, पढ़ के देख लो आप लोग। टेक 10 सेकंड्स बाल को जल्दी से पूरा एग्जांपल पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मैं पानी पी लूं।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। एवरीवन लेट्स मूव अहेड। सर पॉजिटिव इफेक्ट, अगर हमने क्या किया, सब लोगों को एक डायरेक्शन में ले आए, सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में मिला दिया, तो सर गोल अचीव हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन दिखेगा। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था, कुछ लोग इधर जा रहे थे कुछ लोग इधर जा रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन दिखने लगेगा मेरे भाई, ठीक है, और गोल भी अचीव हो जाएगा। और अगर हमने ये प्रिंसिपल को तोड़ दिया, अगर हमने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या होगा जी सर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सफर या डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ गोल, डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल्स, इन अचीविंग गोल्स। दूसरा सर जी रेसिस्टेंस मतलब रुकावट, क्या होगा मेरे भाई, रुकावट होगा एम्प्लॉइज के अंदर गए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज का मतलब क्या है जी, रुकावट होगी एम्प्लॉइज के काम के, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ जी सर जी, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रिंसिपल क्या कहता है जी, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रिंसिपल कहता है एवरीवन, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉइज को जी सैलरी देनी है सर, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, टाइम पे देनी है, अच्छे से देनी है, ठीक है। मतलब सर मतलब ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सुनना पड़ ध्यान से, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रिंसिपल कहता है कि सर हमें एम्प्लॉइज को फेयर सैलरी देनी है। फेयर मतलब जस्ट एंड इक्विटेबल सैलरी देनी है, जितनी बनती है उतनी देनी है, ना ज्यादा ना कम। हाँ जी गाइस, अकॉर्डिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रिंसिपल वी शुड गिव द एम्प्लॉइज अ फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है जी। फेयर मींस जस्ट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, जितना बनता है उतना देना, ना ज्यादा देना ना कम देना, जो उनके रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, जो उनके रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। हमें सिर्फ उतना ही रेम्यूनरेशन को देना है, ना ही ज्यादा देना है ना ही कम देना है गाइस, ठीक है। ओके, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। चलिए जी सर, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर देना है सर जी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर देना है सर। फेयर का मतलब क्या है, जिनके लिए अंडर पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, अंडर पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, अंडर पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, सर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर देने गए, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी शुड पे द फेयर रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है जी, मींस जस्ट एंड इक्विटेबल द रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज एज वेल एज from the company point of view we should pay the fair remuneration as per the company as well. It should be under paying capacity of the company guys, ठीक है। पढ़ के देखते हैं, according to this principle overall pay and compensation, overall pay and compensation should be fair to both employees and organization। तो दोनों के लिए फेयर होना चाहिए भैया, एम्प्लॉइज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। The employees should be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living, कि भैया अपना गुजारा बरस कर पाए वो लोग, ठीक है जी। ओके, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, जितना बनता है उतना होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, ठीक है जी। तो ना ही उससे ज्यादा देना है ना ही उससे कम देना है। बात चलो आगे बढ़ते हैं सर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा जिससे, एवरीवन, इससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, तो भैया एम्प्लॉइज हमारे मोटिवेट होते हैं। अगर जितनी सैलरी बनती है उतनी सैलरी आपको मिल जाए तो आप क्या होगे जी, हम मोटिवेट होंगे सर। तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज और कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल मतलब जी बेटर रिलेशंस भी क्रिएट होते हैं सर, ठीक है जी। तो एम्प्लॉइज हमारे मोटिवेट होंगे और बेटर रिलेशंस क्रिएट होंगे, एम्प्लॉइज हमारे मोटिवेट होंगे और बेटर रिलेशंस क्रिएट होंगे। डन गाइस, क्लियर है क्या, डन क्लियर, एक नंबर। चलिए जी, वायलेटिंग इफेक्ट, सर जी अगर मैं ये प्रिंसिपल तोड़ता हूं तो क्या होगा जी, लो मोरल, मोरल मतलब कॉन्फिडेंस, तो जी हमारी कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और जो रिलेशन है, रिलेशन वालों काफी ज्यादा अनहेल्दी से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाएंगी।
डन डन, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? देखो, जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है, जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोग ले रहे होते हैं, एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई पूरे इंडिया के पूरे नेशन की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ लोगों के हाथ में, ठीक है जी। सो दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। तो जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब डिसीजन मेकिंग पावर बांट दी जाती है उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर बांट दी जाती है उसे बोलते हैं मेरे भाई डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब पावर अपने पास रखी जाएगी सेंट्रलाइजेशन, जब पावर बांट दी जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? सर क्या कंपनी को सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखनी चाहिए या फिर कंपनी को सारी डिसीजन मेकिंग पावर बांट देनी चाहिए? आप बताइए, जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर। क्या हमें डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखनी है या फिर सर जी हमें डिसीजन मेकिंग पावर बांट देनी है? सर जी हमें डिसीजन मेकिंग पावर ना ही सारी अपने पास रखनी है ना ही सारी बांटनी है, हमें दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है। सर मतलब कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले डिसीजन, पूरी कंपनी को अफेक्ट करने वाले डिसीजन टॉप लेवल ले, और डे टू डे वाले जो डिसीजन होते हैं वो हमें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो जो मेजर डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, दैट मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड एंड द डे टू डे और द माइनर डिसीजन मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है गाइस। क्लियर हो गया? हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर जी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। So according to this principle, there should be proper balance between the centralization and the decentralization. सर क्या करना है जी? दोनों में बैलेंस मेंटेन करना है गाइस। ठीक है जी। एग्जांपल वही लिखा हुआ है कि सर पूरे नेशन के लिए कोई बात है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गांव की भलाई की बातें हमने पंचायत को डिसेंट्रलाइज कर रखी है। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इससे जी? एक तो डिसीजन मेकिंग फटाफट क्विक ले लेंगे, क्योंकि जब मैंने पावर आप लोगों को दे दी तो फटाफट आप जो छोटे मोटे डिसीजन है फटाफट ले लेंगे, और कोई पावर का मिसयूज भी नहीं होगा। सारे अपने पास रखते तो पावर का मिसयूज हो जाता, तो मिसयूज भी नहीं होगा। दोनों को दे दिया हमने, है ना। और सर जी वायलेटिंग इफेक्ट क्या है जी? अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो जी एम्प्लॉइज का जो मोरल है, जो एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जाता है, और साथ साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप आपके और हमारे बीच में है, वो रिलेशनशिप भी बेकार होता है गाइस। ठीक है, डन डन। आगे बढ़े स्केलर चेन की तरफ। सर स्केलर चेन प्रिंसिपल बड़ा शानदार है, और आपको पता होगा, मुझे बहुत सारे बच्चों को पता है कि मतलब मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को प्रिंसिपल आता भी है, लेकिन थोड़ा और तसल्ली से करते हैं बाल को इसको। सर स्केलर चेन प्रिंसिपल कहां फॉलो होता है, पहले मुझे ये बताओ, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो किया जाता है? सर स्केलर चेन जो है ना एवरीवन, स्केलर चेन जो है सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाता है। स्केलर चेन इज फॉलोड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर स्केलर चेन को हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो जब भी भैया कम्युनिकेशन एक चेन में होगी, दैट चेन विल बी नोन एज स्केलर चेन। ठीक है जी। जैसे कि भैया अगर मान लो ई को एम से बात करनी है, तो ई जाएगा डी के पास, डी जाएगा सी के पास, सी जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास, ए जाएगा एल के पास, एल जाएगा एम के पास। तो जब भी कम्युनिकेशन एक चेन में होगी, दैट चेन विल बी नोन एज स्केलर चेन। जब भी बताओ, जब भी कम्युनिकेशन एक चेन में होगी उसको हम स्केलर चेन बोलेंगे। लेकिन सर इमरजेंसी में चेन फॉलो करेंगे क्या? मान लो कंपनी में आग लग गई, तो एम बता रहा है एल को भाई आग लग गई, एल बता रहा है ए को भाई आग लग गई, ए बता रहा है बी को आग लग गई, सी बता रहा है बी बता रहा है सी को आग लग गई, सी बता रहा है डी को आग लग गई, डी बता रहा है ई को आग लग गई। इतने में तो सबका भुट्टा बन जाएगा भाई, इतने में सबका भुट्टा बन जाएगा। तो इमरजेंसी में अगर आप चाहो तो ये प्रिंसिपल तोड़ सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों लोग सेम लेवल पे होने चाहिए। So if you want to break this chain, you can do so, but the condition is both the person must be at the same level. दोनों के दोनों जो हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए। और उसको टर्म क्या दिया गया? उस टर्म का नाम रखा गया गैंग प्लैंक। मतलब
अगर हम चाहें तो स्केलर चेन प्रिंसिपल को तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक कहता है कि भैया अगर आप सेम लेवल पे बात करना चाहते हो तो आप तोड़ सकते हो प्रिंसिपल को। ठीक है, पढ़ के देखते हैं मेरे भाई। So according to this principle, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom, and it should be followed by managers and subordinates। सबको फॉलो करना है। जो कम्युनिकेशन है, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक चेन में ही चलेगी। ठीक है जी। However, in case of emergency, लेकिन इमरजेंसी है तो आपको चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। For all permitted a shortcut in chain known as gangplank। क्या नाम रखा उसका? उसका नाम रख दिया gangplank। सर गैंगप्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल। सर दो लोगों के बीच में, सेम लेवल के दो लोग जो हैं, अगर वो चाहे तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेवल जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, द लेवल मस्ट बी सेम। ध्यान रखना, द लेवल मस्ट बी सेम। ओके, चलिए सर अगर हम स्केलर चेन फॉलो करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा जी? स्केलर चेन फॉलो करने से हमारी कंपनी में स्मूथ फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच। तो क्या हो रहा है सर? बड़ी स्मूथली, बड़ी ही स्मूथली कम्युनिकेशन फ्लो कर रहा है। तो स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, साथ साथ क्लैरिटी रहती है। सर किसमें क्लैरिटी रहती है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में। क्या होता है सर? देयर इज अ क्लैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में प्रॉपर क्लैरिटी दिखेगी आपको। ठीक है सर, वायलेटिंग इफेक्ट, अगर मैं प्रिंसिपल तोड़ता हूं तो क्या होगा जी? प्रिंसिपल तोड़ेंगे तो पुअर फ्लो होगा। सर वहां स्मूथ फ्लो था फॉलो करने पे, तोड़ने पे पुअर फ्लो हो जाएगा। सर वहां पर क्लैरिटी थी, यहां पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप। ठीक है जी, डन? डन है क्या? चलिए सर डन है तो आगे बढ़ते हैं। सर ऑर्डर प्रिंसिपल पे आते हैं। देखो ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है कि यार ऑर्डर, हर एक चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्रिंसिपल। सर दो वर्ड का प्रिंसिपल है, सिर्फ दो ही वर्ड्स का। क्या सर? एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरीथिंग मतलब ह्यूमन नहीं, मैटीरियल रिसोर्सेस, मैटीरियल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। सर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रिंसिपल, ऑर्डर प्रिंसिपल के अनुसार हर एक चीज और हर एक इंसान की अपनी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। सर स्टाफ के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए, बॉस के लिए उसका बॉस का कैबिन होना चाहिए, प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल रूम होना चाहिए। ठीक है, वॉचमैन के लिए वॉचमैन रूम होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन, एज वेल एज देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग। सर टूल्स के लिए टूल रूम होना चाहिए, मशीन्स के लिए मशीन रूम होना चाहिए, रॉ मटेरियल के रॉ मटेरियल रूम होना चाहिए। सर फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए फाइनल प्रोडक्ट रूम होना चाहिए। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, और मटेरियल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज गाइस। ठीक है जी, और इट शुड बी प्रेजेंट एट दैट प्लेस। ये दो चीजें जो हैं अपनी जगह पर मौजूद भी होनी चाहिए। ठीक है जी। और सर मान लो हमने टूल रूम बना दिया लेकिन टूल्स वहां मिलते ही नहीं, टूल्स तो उधर पड़े रहते हैं, तो फायदा है कोई टूल रूम होने का? नहीं सर। सो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए लेकिन साथ साथ वो अपनी जगह पर मौजूद भी होना चाहिए। प्रॉपर प्लेस होना चाहिए लेकिन साथ साथ वो अपनी जगह पर मौजूद भी होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। There should be a proper place for human and material resources. Done? So according to this principle, there should be a proper place for everything and everyone. So हर एक चीज, हर एक इंसान की अपनी एक जगह होनी चाहिए guys. We all insist that people and materials must be in suitable places guys. ठीक है जी। तो लोग और मटेरियल, सर क्या बोला मैंने? लोग मतलब ह्यूमन और मटेरियल सुटेबल प्लेसेस पर होने चाहिए, सही टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। सर लोग होने चाहिए, सही टाइम पर होने चाहिए ताकि हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ठीक है जी। एग्जांपल, अगर वह एक वर्कर को टूल चाहिए तो उसे पता होना चाहिए टूल बॉक्स कहां है, टूल रूम कहां है। सिमिलरली अगर आप मैनेजर को ढूंढ रहे हो तो पता होना चाहिए कि मैनेजर कहां मिलेगा। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग and everyone, and it should be present at that place, और वो अपनी जगह पर मौजूद होना चाहिए। सिर्फ जगह होने से नहीं होता, मौजूद होने से होता है। आ गया समझ में? डन?
चलिए जी आगे पढ़ते हैं। सर पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल का? तो पॉजिटिव इफेक्ट भाई वेस्टेज ऑफ टाइम बच जाता है। अब जो चीज जहां चाहिए वहां मिल जाए, टाइम बच जाएगा, वेस्टेज नहीं होगी और स्मूथली वर्किंग हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। जो चीज जहां चाहिए मिल जाएगी तो आपका काम स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन भैया अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो आपके एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा डिसिप्लिन आपका खराब हो जाएगा। सर जी एक टाइम वेस्ट होगा, दूसरा जी डिसिप्लिन आपका खराब हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं जी इक्विटी प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं सर। इक्विटी प्रिंसिपल की तरफ तो बाल को इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है सर? इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस between there should be a proper balance between all kind of people. There should be no discrimination. सर हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सर इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बस दो ही वर्ड का गेम है भैया, नो डिस्क्रिमिनेशन। सर कोई भेदभाव नहीं करना है। नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, color, religion, language, nationality, caste। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट के बेस पे कोई भेदभाव नहीं करना, कलर के बेस पे कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको सेम ट्रीटमेंट दो। ठीक है जी डन। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? जिससे अगर हम फेयर ट्रीटमेंट देंगे तो हमारे एम्प्लॉयज थोड़े से मोटिवेट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, भैया हमारी कंपनी भेदभाव नहीं करती यार। और आपके जो रिलेशंस हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिलेशन जो हैं वो भी अच्छे होते हैं मेरे भाई। ठीक है कोई भेदभाव होगा तो रिलेशनशिप मन में खटास आती है, मन में खटास आएगी तो रिलेशनशिप बेकार होंगे। ठीक है सर अगर हमने ये प्रिंसिपल तोड़ दिया तो क्या होगा? जो डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय आ गया, भेदभाव नहीं करते यार, उसको हर बार उसको ज्यादा ट्रीटमेंट मिलती है, मुझे कम मिलती है, उसे हर बार उसकी तारीफ करते हैं, मेरी करते हैं जबकि मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, तो एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, साथ साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, मन में खटास आती है। ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं सर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। सर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जब एक नया एम्प्लॉय आया है ना उसे टाइम दो, तुरंत फायर मत कर दो। अब मान लो ये एम्प्लॉय आज ही आया, मैंने बोला भैया निकल, तेरा काम हो चुका, चल तू निकल। नहीं सर, वी शुड गिव द मिनिमम टाइम पीरियड टू दैट न्यू एम्प्लॉय। सर उस नए एम्प्लॉय को हमें मिनिमम टाइम पीरियड देना चाहिए सर। वी शुड गिव द मिनिमम टाइम पीरियड टू दैट न्यू एम्प्लॉय। सर हमें उस नए एम्प्लॉय को मिनिमम टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि वो सेटल हो सके। फर्स्टली वी शुड गिव देम द मिनिमम टाइम पीरियड टू दैट न्यू एम्प्लॉय ताकि वो सेटल हो सकेगा। ठीक है ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वंस एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड, एक बार जब एम्प्लॉय सिलेक्ट हो चुका है, दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है मेरे भाई टाइम पीरियड। तो हम मिनिमम टाइम पीरियड तक नए एम्प्लॉय को उसे उसकी पोजीशन पर रखना है ताकि वो पहले काम को समझ ले, सेटल हो जाए। उसके बाद हमें उसका रिजल्ट, उसकी परफॉर्मेंस पूछनी चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए, बट पहले उसे प्रॉपर टाइम दो। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वंस एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन और पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। मिनिमम फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमें उसे अपनी पोजीशन पर रखना है गाइस। ठीक है ओके। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन। हमें बार बार उसे ट्रांसफर टर्मिनेट नहीं करना है गाइस। हमें कोई भी ट्रांसफर नहीं करना है, कोई भी टर्मिनेशन नहीं करना, कोई ट्रांसफर कोई टर्मिनेशन नहीं करना है गाइस। ठीक है जी। They must be given reasonable time to show their results and show their talent। तो उन्हें प्रॉपर टाइम दो कि वो अपने रिजल्ट और अपने टैलेंट को आपको शो कर सकेगा। ठीक है जी। तो वी शुड गिव देम द रीजनेबल टाइम पीरियड सो दैट दे कैन शो देयर रिजल्ट, सो दैट दे कैन यू नो अचीव द रिजल्ट, दे कैन शो देयर टैलेंट। ओके डन एवरीवन। अगर मिनिमम टाइम पीरियड दूंगा तो एक तो कंपनी छोड़ के भागेंगे नहीं लोग, भागेंगे नहीं तो खर्चे कम हो जाएंगे। अब मान लो लोग भाग जाएंगे, दोबारा भर्ती करनी पड़ेगी, दोबारा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा मेडिकल इंटरव्यू, बहुत खर्चे होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है जी? एक तो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ यार इस कंपनी में आ गए, ये कंपनी निकालेगी नहीं, अब टिक के लग के मन लगा काम करो। दूसरा जी खर्चे कम हो जाते हैं,
छोड़ के नहीं भागेंगे, दोबारा भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये प्रिंसिपल तोड़ दिया, अगर आपने लोगों को तुरंत तुरंत निकालते रहे, तो ये एक डिसबिलीफ का एक माहौल क्रिएट हो जाएगा और साथ साथ आपके खर्चे जो है वो बढ़ जाएंगे, दोबारा भर्ती करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल, है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं गाइस। चलिए, द सेकंड लास्ट प्रिंसिपल इज गाइस इनिशिएटिव। सर इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है कि जब एक जो एम्प्लॉयज है ना, हमें क्या करना चाहिए, उन्हें पहल करने का मौका देना चाहिए। मूवी देखी होगी आपने, गब्बर इज बैक। सर गब्बर इज बैक मूवी के अंदर सुनील ग्रोवर साहब को स्टार्टिंग से पता था कि हरकतें कौन कर रहा है, गलत काम कौन कर रहा है। उसने ऑलमोस्ट पूरा केस सॉल्व कर लिया था, उसने ऑलमोस्ट जो है पूरा केस सॉल्व कर लिया था। लेकिन जब जाके वो अपने बॉस को बोलता, सर मैं बताऊं, वो हवलदार था, बाकी लोग जो है बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे, वो जाके बोलता भैया मैं बताऊं, मैंने केस सॉल्व कर लिया है। अबे तू, अबे जा, चल जा, चाय ले गया, जा समोसे ले गया, जो चटनी ले गया। क्या सर, उसे पहल करने ही नहीं दे रहे थे, और जब तक हम उसे पहल नहीं करने देंगे तब तक वो अच्छे सजेशंस नहीं दे पाएगा। तो होना क्या चाहिए गाइस, हमारी कंपनी में अच्छा सजेशन सिस्टम होना चाहिए, हमारी कंपनी में अच्छा सजेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, देयर शुड बी इफेक्टिव सजेशन एंड कंप्लेंट सिस्टम। लोगों को एनकरेज करना है कि आओ वाकई जो है अपनी राय दो। वी शुड एनकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड टू गिव सजेशंस। हमें एनकरेज करना भी, आओ शाबाश शाबाश, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ, हमें एनकरेज करना है, ठीक है जी, डन है। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, टेकिंग फर्स्ट स्टेप with self motivation गाइस, ठीक है जी। तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। चलिए जी आगे बढ़े। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल गाइस, ध्यान से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी एनकरेज, हमें एनकरेज करना है टू डेवलप एंड टेक सम इनिशिएटिव, ठीक है जी। ओके, इनिशिएटिव मींस फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, खुद से मोटिवेट होकर काम करना, खुद से आगे बढ़ के सजेशन देना गाइस, ठीक है जी। एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ राइट टू गिव सजेशन अबाउट एनी मैटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उन्हें राइट देना है, उन्हें मौका देना है, उन्हें एनकरेज करना है कि आओ और आके सजेशंस दो। इससे फायदा क्या होगा कंपनी को, इससे कंपनी को फायदा होगा कि भैया एक तो एम्प्लॉयज को मौका मिलेगा तो उनके अंदर एक अपनेपन का एहसास, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन का एहसास जागता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें मौका नहीं दिया, उनसे बिना पूछे काम करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी। अब उस सुनील ग्रोवर को क्या हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन ही तो हो रही थी, है ना, कि अरे यार ये मौका नहीं, बाहर में जाए, तेरी कंपनी मैनेज काम कर रहा है ना। तो अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेने दोगे तो क्या होगा, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी और उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प, एवरीवन, एस्पिरिट डी कॉर्प क्या है जी? एस्पिरिट डी कॉर्प बाल को एक प्रिंसिपल है, कौन सा, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर? एस्पिरिट डी कॉर्प इज अ फ्रेंच वर्ड सर, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है भैया, ठीक है। हमारी कंपनी में टीम वर्क होना चाहिए गाइस, हमारी कंपनी में टीम वर्क होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि साथ मिलकर सब लोग ज्यादा अचीव करेंगे। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, साथ मिलकर सब लोग ज्यादा अचीव करेंगे बाल को। तो एस्पिरिट डी कॉर्प एक ऐसा प्रिंसिपल है गाइस जो क्या कहता है कि भैया यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्योंकि साथ मिलकर सब लोग ज्यादा अचीव करेंगे। आप लोगों को आई वर्ड को जो है वो वी वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए। कभी भी ये मत बोलो कि जो भी किया आपने किया, नहीं, जो भी किया हमने किया। आज हम जो भी कर पा रहे हैं हमारी वजह से कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है जी। तो इस तरह का माहौल आप लोगों को क्रिएट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। सर हमें यूनिटी एंड हार्मनी क्रिएट करनी है एम्प्लॉयज के बीच में। एस्पिरिट डी कॉर्प मींस यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सर क्या मतलब होता है जी? एकता ही शक्ति है,
अब मैनेजर शुड रिप्लेस द वर्ड आई विद वी, हमें आई वर्ड को वी वर्ड से रिप्लेस करना। एग्जांपल में क्या लिखा है सर कि एम्प्लॉइज को 2000 यूनिट्स बनाने का टारगेट मिला 10 लोगों को, 10 में से 2 लोग एब्सेंट हो गए, तो बाकी 8 लोग कब रेडी होंगे इस काम को करने के लिए? जब इनके बीच में टीम वर्क होगा, स्पिरिट दी कॉप होगा। ठीक है जी, डन, क्लियर हो गया। सर पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा जी? सर इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है जी? टीम स्पिरिट डेवलप होता है, और परफॉर्मेंस, जब टीम वर्क के साथ परफॉर्मेंस होती है ना, तो परफॉर्मेंस हमेशा ज्यादा होती है गाइस। ठीक है जी। सर वायलेटिंग इफेक्ट, अगर मैं प्रिंसिपल तोड़ दूंगा तो क्या होगा जी? आपका टीम स्पिरिट खराब हो जाएगा और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन चली जाएगी, आप लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो डाउन चली जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए सर अब बात करते हैं मेरे भाई FW टेलर साहब के बारे में। किसके बारे में? FW टेलर साहब जी के बारे में। चलिए सर, भैया FW टेलर, जिनको हम किस नाम से जानते हैं सर? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं सर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आप इनको भी ध्यान से देख लीजिए बाल को, क्योंकि 1 नंबर का MCQ आ सकता है। इनकी फोटो दिखा देंगे और आपसे पूछेंगे कि पहचानिए कौन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास होंगे गाइस। ठीक है जी। सो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं गाइस इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, समझिए बात को। सर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको बोलते हैं सर क्योंकि इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया बाल को साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडी के थ्रू किया। किसके थ्रू किया मेरे भाई? साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडी के थ्रू। रिसर्च एंड स्टडी के थ्रू किया जी। ठीक है जी, ओके। इन्होंने सर क्या किया? इन्होंने सर 4 प्रिंसिपल्स किए हैं और 7 टेक्निक्स दी हैं सर। He have given the 4 principles as well as 7 techniques. He have given the 4 principles as well as 7 techniques sir. इन्होंने सर जी क्या दिए हैं? सर जी हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 7 टेक्निक दी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्होंने 4 फंक्शंस दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 7 टेक्निक्स दिए हैं गाइस। ठीक है, उनका जन्म फ्रांस में हुआ था, इनका जन्म यूएसए में हुआ था। उनका जन्म फ्रांस में हुआ, इनका यूएसए में। सर लाइफ टाइम उनका जन्म 1841 में हुआ था सर, तो ये उनसे 15 साल छोटे हो गए। 1856 में जन्म हुआ। उनकी डेथ 1925 में हुई थी, इनकी 10 साल पहले हो गई थी। ठीक है जी, ओके। और बाय प्रोफेशन ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर सर। बाय प्रोफेशन ये कौन थे जी? मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है जी, डन। तो कंपैरेटिवली आपको याद हो गया दोनों का लाइफ टाइम गए, पूरा लाइफ सर्कल पूरा याद हो गया था आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं सर। कौन कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं एक बार देख लेते हैं जी। पहला प्रिंसिपल बाल को, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। द सेकंड वन इज गाइस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड द लास्ट वन इज गाइस डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। and prosperity, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity guys। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब की गाइस। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब क्या कहता है मेरे भाई? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब कहता है कि हमें हर एक काम साइंटिफिकली करना है सर। कैसे करना है मेरे भाई? हमें हर एक काम जो है वो बेस्ट मेथड के थ्रू करना है गाइस। हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और हर एक काम को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला? मैंने एक बात बोली क्या सर? हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, हर एक काम को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है। हमें क्या करना है जी? हमें वो बेस्ट मेथड, हमें वो साइंटिफिक मेथड फाइंड आउट करना है, उसके बाद उस काम को करना है। सर क्या अवॉइड करना है जी? वी हैव टू अवॉइड, सर हमें अवॉइड करना है किसको? वी हैव टू अवॉइड द, वी हैव टू अवॉइड द व्हाट एवरीवन? वी शुड फॉलो द बेस्ट मेथड, वी शुड ओबे द साइंटिफिक मेथड्स एंड वी शुड ट्राई टू अवॉइड द हिट एंड ट्रायल मेथड्स। और ओल्ड रूल ऑफ थंब, ओल्ड रूल ऑफ थंब को हमें गाइस अवॉइड कर। ठीक है जी,
तो किसी भी काम, जैसे मान लो अगर आपको आज की डेट में रेलवे में बुकिंग करनी है तो आप क्या करते हैं जी, सर मैं अगर मुझको रेलवे में टिकट बुक करनी है तो जी मैं काउंटर पे जाऊंगा? सर नहीं, आजकल मैं घर बैठे बैठे मैं ऑनलाइन कर लूंगा। तो क्या किया जी, हमने काम को करने के साइंटिफिक और बेस्ट मेथड ढूंढ रखे हैं, और पुराने हिट एंड ट्रायल मेथड्स को, ओल्ड रूल ऑफ थंब को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। चलो, so according to this principle there should be only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through scientific study and analysis. सर कैसे स्टडी करेंगे भैया? तो साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस से हम लोग जो है इस काम को करते हैं, और यू नो वी विल रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। सर जी हम ओल्ड रूल ऑफ थंब एंड हिट एंड ट्रायल मेथड को गाइस क्या करेंगे जी, ओल्ड रूल ऑफ थंब एंड हिट एंड ट्रायल मेथड्स को अवॉइड। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल कहता है कि भैया हमें एकता क्रिएट करनी है। सर जी वी शुड क्रिएट द यूनिटी नॉट डिस्कॉर्ड, हमें डिस्कॉर्ड नहीं करना है, हमें यूनिटी क्रिएट करनी। ठीक है, ओके डन एवरीवन। चलिए जी, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि भैया देखो हमारे बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में यूनिटी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी अमंग द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स गाइस। ठीक है जी, तो हार्मनी किसके बीच में होनी चाहिए, यूनिटी किसके बीच में होनी चाहिए मेरे भाई? मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट यूनिटी होनी चाहिए गाइस। ठीक है, ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स गाइस। ओके, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, दोनों को रियलाइज करना पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है जी, और ये हार्मनी कैसे क्रिएट होगी मेरे भाई? मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करके। ध्यान रखना कि जी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, और ये कैसे क्रिएट होगा मेरे भाई? मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है कि यार हमारे बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन लेकर आओ, इंडिविजुअलिज्म मत करो, अकेले अकेले मत खेलो, साथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे गाइस। ठीक है जी, ओके तो हमें इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है गाइस, साथ मिलकर काम करना है, कोऑपरेशन करना है। ये जो प्रिंसिपल है ना बालको, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन, this principle is the extension of the principle harmony not discord। सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है जी, उसी का पार्ट है। सो this principle is the extension of the principle harmony not discord, which state that there should be complete cooperation between the management and workers। ठीक है जी, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स व्हाइल रिसीविंग द कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए जब वर्कर सजेशन दे रहे हैं तो, और अगर कोई वर्कर अच्छा सजेशन देता है तो हमें उसे रिवॉर्ड भी, हमें उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए गाइस। ठीक है, ओके द लास्ट प्रिंसिपल इज गाइस, पढ़ लीजिए प्लीज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है जी, कोऑपरेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ओके, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड गाइस। ठीक है, कंपटीशन को बाल को, हमें कंपटीशन को जो है किससे रिप्लेस करना है? कोऑपरेशन से। सो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द कोऑपरेशन, हमें कंपटीशन को बाल को कोऑपरेशन से रिप्लेस कर देना है। ओके, द लास्ट प्रिंसिपल इज गाइस डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सर इस प्रिंसिपल के अनुसार एवरीवन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी के अनुसार हमें क्या करना है गाइस? हमें हर एक एम्प्लॉय को उसके मैक्सिमम लेवल तक डेवलप करना है। हमें हर एक एम्प्लॉय को उसके मैक्सिमम लेवल तक डेवलप करना है। सर ऐसा कैसे करना है भैया? ऐसे कब करना है मेरे भाई? देखो क्या होगा, कैसे करोगे? सबसे पहले एक एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। फर्स्टली वी नीड टू सिलेक्ट द एम्प्लॉय साइंटिफिकली। हमें एक एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, उसके बाद साइंटिफिकली प्लेस करना है, उसके बाद वो काम देना है जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करे। हमें उसे वो काम सौंपना है जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करे। ठीक है जी, जो उसकी कॉम्पिटेंसी इंटेलिजेंसी के अनुसार हो। ओके चलिए सर,
तो ये बाल को हमारे 4 प्रिंसिपल्स थे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हमें उनके मैक्सिमम लेवल तक उन्हें डेवलप करना है गाइस, ठीक है। चलिए जी, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आते हैं जी। क्या क्या टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? तो बहुत सिंपल से टेक्निक्स है मेरे भाई। सर पहला है फंक्शनल फॉरमैनशिप, जो क्या कहता है, हाँ जी गाइस, फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता है कि फैक्ट्री मैनेजर के काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज नीचे 4 लोग रखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। सर प्रोडक्शन इंचार्ज नीचे 4 लोग रखो, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, और इन 8 के 8 को बोलो जाके वर्कर को कमांड दें। सर जो ये प्रिंसिपल है ना, हेनरी प्योन सफ्योल साहब की यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है सर, ठीक है जी। ओके, जो क्या कहता है कि हमें टोटल वर्क को डिवीजन ऑफ वर्क करना है भैया। एक बंदे को सारे काम नहीं देने हैं, इस एक बंदे काम को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दो, ये सब के सब वर्कर को कमांड देंगे, ठीक है जी। ओके, तो पेपर में क्या आता है भैया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है, ये पता होना चाहिए आपको। रूट क्लर्क रूट बताता है, ये पता होना चाहिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट के बारे में डिसीजन लेगा। डिसिप्लिनरियन डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। स्पीड बॉस काम की स्पीड मेंटेन करेगा। गैंग बॉस मशीन और टूल्स को रेडी रखेगा ऑपरेशंस के लिए। रिपेयर बॉस मशीन टूल खराब होने को उसे रिपेयर करेगा। इंस्पेक्टर काम को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है जी, डन। So according to this technique, the task of supervision is divided into several specialized function. तो एक जो सुपरविजन काम है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड होना चाहिए। The concept of functional foremanship is a direct contract to unity of command. मतलब unity of command को direct contract कर रहा है बाल को। It means one foreman cannot be expert in all aspect of work. एक बंदा सारे काम में जो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए काम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने फैक्ट्री में काम को 2 लोगों में डिवाइड किया और उन 2 लोगों को 4 लोगों में डिवाइड किया। टोटल 8 लोग मिलकर वर्कर को कमांड कर रहे हैं अब, ठीक है। ओके बाल को ये सारे काम मैंने बताई दिया आप लोगों को, कौन कौन क्या काम कर रहा है। रूट क्लर्क क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कर रहा है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कर रहा है, शॉप डिसिप्लिनरियन क्या कर रहा है गाइस, गैंग बॉस क्या कर रहा है, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। सर चीजों का स्टैंडर्ड सेट करने के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। क्वालिटी का, परफॉर्मेंस का, प्योरिटी का, हाँ जी, क्वालिटी का, परफॉर्मेंस का, प्योरिटी का स्टैंडर्ड सेट करना इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इन सभी चीजों का स्टैंडर्ड सेट करना इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। सर लेट्स टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन भाई। तो काम को सिंपल बनाना, ठीक है जी, काम को सिंपल बनाने की प्रक्रिया को मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो चीजों का स्टैंडर्ड सेट करना इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन और काम को सिंपल बनाना इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन, ठीक है जी। ओके, अगला है सर मेथड स्टडी। देखो हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और उस बेस्ट मेथड को ढूंढने की स्टडी को बाल को मेथड स्टडी कहते हैं, ठीक है। ओके सर मोशन स्टडी। देखो हर काम को करने का एक मोशन होता है, मोशन मतलब डायरेक्शन, स्पीड, ठीक है जी, फोर्स, लिफ्टिंग अप लिफ्टिंग गाइस, है ना, तो वो सब एक मोशन होता है। तो हर काम को करने का एक बेस्ट मोशन होता है और बेस्ट मोशन को ढूंढने की स्टडी को हम मोशन स्टडी कहते हैं गाइस। उसके बाद हर काम को करने का बाल को एक बेस्ट टाइम पीरियड होता है, हर काम को करने का एक बेस्ट टाइम पीरियड होता है और उस बेस्ट टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने की स्टडी को टाइम स्टडी कहता है। सर काम करते करते थकान हो जाती है, काम करते करते बाल को थकान हो जाती है, तो वो थकान को कम करने के लिए गाइस, काम करते करते थकान हो जाएगी, उस थकान को कम करने के लिए बीच में रेस्ट इंटरवल्स चाहिए। तो काम के दौरान रेस्ट इंटरवल्स फाइंड आउट करने की स्टडी को बाल को फैटीग स्टडी कहते हैं। काम के दौरान रेस्ट इंटरवल्स फाइंड आउट करने की स्टडी को बाल को फैटीग स्टडी कहते हैं, ठीक है जी, डन। द लास्ट वन इज गाइस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि हमारी कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं सर। एक होते हैं एफिशिएंट वर्कर्स जो टारगेट को पूरा कर लेते हैं, दूसरे होते हैं इनएफिशिएंट वर्कर्स जो टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एफिशिएंट वर्कर्स शुड बी पेड मोर एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स शुड बी पेड लेस। सर एफिशिएंट वर्कर्स को हमें ज्यादा पे करना है
और इनएफिशिएंट वर्कर्स को हमें कम पे करना है गाइस, ठीक है जी। ओके चलिए जी, अब आते हैं सर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है मेरे भाई? पहला है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सर मतलब जो प्रिंसिपल्स है ना, जो गाइस हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है गाइस। प्रिंसिपल्स को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो बाल को, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे ना बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बल्कि किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो लार्ज हो, हर तरह के एंटरप्राइज पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो गया मेरे भाई। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। सर क्या प्रोवाइड करते हैं सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइंस। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एवरीवन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइंस गाइस, ठीक है जी। मतलब कि अगर आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, मतलब स्पेसिफिकली फॉलो करना नहीं है, हमें इसे स्पेसिफिकली फॉलो करना जरूरी नहीं है गाइस, ठीक है। ओके चलिए जी, सो दे आर जनरल गाइडलाइंस, स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं करना। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सर प्रिंसिपल्स कैसे बने? तो प्रिंसिपल मेरे भाई प्रैक्टिस करके और एक्सपेरिमेंट करके बने। तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्लेक्सिबल होते हैं मेरे भाई। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर। सर सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से हम चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। अगला मेनली बिहेवियरल। सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ये दो पार्टीज के बिहेवियर पे डिपेंड होता है, एक मैनेजमेंट, दूसरा वर्कर्स, तो मेनली बिहेवियरल, ठीक है। अगला है जी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल में हर चीज का एक कॉज होगा, एक इफेक्ट होगा। अब आप यहां पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने से आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो कॉज का इफेक्ट होता है, इफेक्ट का कॉज होता है, ठीक है। कंटिंजेंट का मतलब होता है मेरे भाई डिपेंडेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है जी? डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करते हैं? एनवायरमेंट, सिचुएशन और बिहेवियर। एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं मेरे भाई, सिचुएशन पे डिपेंड करता है मेरे भाई, और बिहेवियर पे डिपेंड करता है मेरे भाई। सो दीज डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, सिचुएशन एंड बिहेवियर। अब आते हैं बाल को प्रिंसिपल्स के क्या क्या फायदे हैं, फायदे सुन लो फटाफट। सर पहला फायदा, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। तो प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो रियलिटी में क्या क्या होगा ये आपको पहले से ही इनसाइट्स मिल जाते हैं। पहले ही आपको राइट डिसीजन लेने से, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लोगे तो क्या क्या फायदे होंगे ये आपको पहले ही पता लग जाता है गाइस, ठीक है। अगला सर, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने में हेल्प करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अच्छी मैनेजमेंट होती है इसकी वजह से। सर साइंटिफिक डिसीजन, बेटर डिसीजन हम लोग ले पाते हैं सर। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं हम उनका सामना कर पाते हैं गाइस। तो मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, सारे एनवायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स का हम लोग सामना कर पाते हैं, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हम लोग जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाते हैं सर। जैसे मान लो फेयर रेम्युनरेशन दिया, सर पूरा हो जाएगा। सर फेयर रेम्युनरेशन देंगे तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी, तो आप फॉलो प्रिंसिपल कर रहे हो लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है। सर इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, इक्विटी प्रिंसिपल, तो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है, ठीक है। तो फेयर रेम्युनरेशन, इक्विटी प्रिंसिपल से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सर जो हमारा प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूजफुल इन वेरियस एरियाज, लाइक ट्रेनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल्स का, एजुकेशन तो हम कर ही रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो ही रहा है, कल को आप रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे तो वहां भी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। ओके वन, तो बस होमवर्क यही है भैया कि एक माइंड मैप क्रिएट कर लेना सारे प्रिंसिपल्स का, माइंड मैप, ठीक है जी, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ बाल को आपको ये करना है, ठीक है जी। ओके तो चलिए जी, जस्ट थैंक यू सो मच बाल को।
होपफुली इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू यू गाइस। बड़ा मजा आया आप लोगों को, एंड ऐसी बाल को विश्वास बना के रखो इस बैच के ऊपर, क्योंकि हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे बाल को, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना। टेक केयर गाइस, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।